Okay, a very good evening to one and all. So today we will be beginning with the discussion of the paper of June 2023, which just happened in the last semester. And when I was reviewing the paper and preparing your solution, it was nothing like I find out very new. It's all the old stuff. And I will pinpoint, and I have also marked on the solution that from where the study material it has taken being, right? तो कहाँ से लिया गया है, कितना लिया गया है, आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि किस बुकलेट से लिया गया है, कहाँ से लिया है। व्हाइल यू विल स्टडी इट, यू स्टडी इट थॉरोली, क्योंकि पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ मैजिकल हो, राइट? इट्स ऑल ओल्ड सेम स्टोरी, राइट? बट यू हैव टू चेक द थिंग्स इन द लॉजिकल मैनर। अब हम वेस्ट नहीं करेंगे टाइम बिल्कुल भी, वी विल यूटिलाइज ईच एंड एवरी सेकेंड। So without wasting any time, let's attack to the questions. So going through it. Yeah. So let's start with the discussion of first question first. So this is the question on your screen. As you can see here, the question is, this question basically belongs to environmental chemistry, and this is a repeated question, have been taken 3 to 4 times earlier also. और अगर मुझसे पूछे कोई भी तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपकी बुकलेट 4 से, क्योंकि ये पार्ट जो मेंशन किया गया है ये बुकलेट 4 में मेंशन है, राइट? वेयर ईच एंड एवरीथिंग वी हैव बीन शेयरिंग, तो वहां ये चीज मेंशन है। As far as the question is concerned, we can see the question. What question is saying? It says that, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करें। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कौन सा है, ये बहुत ध्यान रखना है आपको एग्जाम के अंदर। कई बार लोग इसको ध्यान नहीं रखते कि ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, मतलब रॉन्ग पूछ रहा है, राइट? तो बस फिर तो कुछ इसमें है नहीं, जस्ट जस्ट रीड आउट इट एट अ वेल मैनर। रीड आउट जब करेंगे, कहता है फॉर अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम द केमिकल पोटेंशियल इज सेम इन ऑल द फेजेस। एब्सोल्युटली राइट, जो केमिकल पोटेंशियल होगा आपका चाहे कोई भी फेज रहे वो सेम रहेगा अगर रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम पे है, दैट इज फॉर श्योर, राइट? एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है। सेकंड इज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज जीरो एट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। थर्ड थिंग इज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज पॉजिटिव फॉर द रिएक्शन टू अकर स्पॉन्टेनियसली, ये गलत है। जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होती है तो नेगेटिव होता है डेल्टा जी, सो ये गलत हो गया। ठीक है, ये मैं भी बता रहा हूँ आपको, डिटेलिंग इसकी सारी बता रहा हूँ। डेल्टा जी विल बिकम मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये रिलेशनशिप भी आपको अभी बताई जाएगी, हम बताएंगे रिलेशनशिप। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। मैं बता दे रहा हूँ कैसे। करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है वेन एवर यू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? तो एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मेरा बेसिक क्या कहता है। मेरा बेसिक ये कहता है कि जो डेल्टा जी है उसकी कुछ कंडीशंस हैं। डेल्टा जी अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम, ठीक है? ये पहले भी बात हो चुकी है इसके ऊपर मार्च में भी। डेल्टा जी अगर आपका नेगेटिव है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, सब आपने 11th 12th में पढ़ा हुआ है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी आपका पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है? नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है? उसके अलावा अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो एक बात आपको और नोट करनी है कि जो लास्ट लाइन दी है रिलेशनशिप वाली, डेल्टा जी विल बिकम मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप आपने पढ़ी होगी जो वहां मेंशन भी है उस बुकलेट में, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट? तो जो लाइन कह रहा है डेल्टा जी विल बिकम मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा, इसको बढ़ाऊंगा, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है टी डेल्टा एस ये बड़ा हो जाएगा और डेल्टा जी छोटा हो जाएगा, डेल्टा एच छोटा हो जाएगा। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फिर मेरी ये क्वांटिटी जो है नेगेटिव वाली बड़ी होगी और डेल्टा एच छोटा होगा, तो जो डेल्टा जी निकल के आएगा वो नेगेटिव होगा। वी हैव कंपाइल ऑल द इंफॉर्मेशन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहली स्टेटमेंट जो है, फॉर अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम द केमिकल पोटेंशियल ऑल द फेजेस आर सेम, राइट? गिव्स फ्री एनर्जी चेंजेस जीरो एट इक्विलिब्रियम, ये भी राइट है। गिव्स फ्री एनर्जी चेंजेस पॉजिटिव फॉर द रिएक्शन टू अकर स्पॉन्टेनियस, ये गलत हो गया, ये नेगेटिव होना चाहिए था, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड हेंस इट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि रॉन्ग कौन सा है, थर्ड इज द रॉन्ग वन।
फोर्थ जो आप देख रहे हैं वहां पे डेल्टा जी विल बिकम मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये रिलेशनशिप मैंने बताई, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आइडियली स्पीकिंग ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, इट इज नॉट अप टू अ क्वेश्चन ऑफ एमएससी। ठीक है, इसका सारा डिटेल जो है हमने ऐड कर दिया है गाइस, नीचे आपको दिख जाएगा सोल्यूशन में। एनफ क्वांटा ऑफ इंफॉर्मेशन हैव बीन एडेड। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, ये रिलेशनशिप भी हमने मेंशन कर दिया है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये रिलेशनशिप यहाँ पे है मेंशन, जहाँ पे एच आपका एंथैल्पी है, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, टी टेम्परेचर है, एस क्या है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, गिव्स फ्री एनर्जी होती है जो आपकी क्वांटिटी अवेलेबल होती है टू डू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है, फ्रीली। ये ऊपर लिखा हुआ है ना, ये देखो ये मेंशन है, गिव्स फ्री एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ क्लोज सिस्टम, कि कोई क्लोज सिस्टम है उससे आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। एस आपकी एंट्रोपी है, ठीक है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, एच आपकी एंथैल्पी है, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, जी आपका गिब्स फ्री एनर्जी है। तो ये चीजें आपको टर्मिनोलॉजी यहाँ पे सारी लिखी हुई हमने दे रखी है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। और नीचे ये देखो, ये तीनों कंडीशन जो है इनको ध्यान रखना भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं ऊपर मेंशन करके आया हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये ऊपर से जो मैं, ये देखिए, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच जो मैंने आपको मेंशन किया, ठीक है। और ये जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस और एंडरगोनिक या एंडोथर्मिक। डेल्टा जी लेस देन जीरो तो रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस अपने आप से होगी और एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। और डेल्टा जीरो है तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ये गेट में भी आया हुआ क्वेश्चन, नेट में भी आया 3-4 बार, तो इस क्वेश्चन को मैं नया क्वेश्चन नहीं कहूंगा, ये मार्च में भी रिपीटेड है, ये ये उससे पहले सितंबर में भी रिपीटेड है, और इस बार भी ये रिपीटेड है। ये क्लियर है सबको, फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताइए फटाफट से। कहीं भी कोई डाउट हो किसी में लॉजिक वाइज तो पूछिएगा जरूर भाई, घबराइएगा मत, लिख के हमने सारा दे रखा है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट अगर आपको फिर भी कोई इश्यू आता है तो आई एम देयर। ठीक है, किसी ने कोई हाथ उठाया हुआ था, ये Vivo 1820 है, कुछ डाउट है आपका क्या, Vivo 1820, आई कैन अनम्यूट यू, या बाय मिस्टेक उठा दिया आपने। अच्छा क्लियर है, मुझे लगा आपने ये हैंड अप कर रखा है, ये अपना रीनेम कर लीजिएगा भाई जो भी आप हैं, ठीक है ना। चलिए, ये तो था पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इजी था, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ टफनेस की डिग्री थी, ये 11th-12th के लेवल का क्वेश्चन था गाइस, इसमें कुछ भी टफनेस की डिग्री नहीं थी। और ये आपकी बुकलेट नंबर 4 से डायरेक्ट लिया गया है, जहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के रूल मेंशन है, आप खोल के देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताता चलूंगा ये कहाँ है, जो लोग मुझसे पूछते हैं, सॉरी, कि सर हमें मिलता नहीं है कि कहाँ है, मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, क्योंकि अब तो आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट, तो ये सारे पैरामीटर हमने मेंशन किए गए ऑलमोस्ट, सारी डिटेलिंग। लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपके इकोलॉजी के पार्ट से आया है, जहां पे आपने पिरामिड पढ़े हुए हैं। वहां पे हमने आपको 3 तरह की पॉपुलेशन पढ़ाई थी, कि एक होती है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव 0 to 14 ईयर वाले ज्यादा होते हैं, फिर उसके बाद आपके रिप्रोडक्टिव आते हैं, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव आते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपकी पॉपुलेशन को हम देख के चलेंगे कि कौन सी पॉपुलेशन स्टेशनरी है, कौन सी स्टेबल है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले पढ़ते हैं इनको ना, ठीक है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को ना देख के डिटेलिंग्स देखते हैं कि पॉपुलेशन क्या है, स्टेबल होगी व्हेन बोथ द ग्रोथ रेट एंड द रिलेटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन डू नॉट चेंज ओवर द टाइम। मतलब कि स्टेबल पॉपुलेशन किसे कहेंगे, कि जो ग्रोथ रेट है वो भी ऑलमोस्ट सेम रहे, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज है कि जितने मतलब आपके प्री रिप्रोडक्टिव में उतने रिप्रोडक्टिव में हो, ठीक है, तो वो आगे चले जाएंगे एक स्टेज आगे, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव में उतने पहुंच जाएंगे, मतलब उसमें बहुत ज्यादा चेंज ना हो। इस तरह की पॉपुलेशन को हम स्टेबल पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने मेंशन भी किया, देखिए ध्यान से, Hence, the size of the stable population grows or diminishes at a constant rate, but each age group has a constant share. The size of the each age group or diminishes with the same constant rate as the size of the whole population. तो क्योंकि बराबर बराबर इंडिविजुअल है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अगर अगली स्टेज पे जाएगा प्री रिप्रोडक्टिव का रिप्रोडक्टिव में जाएगा, रिप्रोडक्टिव का पोस्ट रिप्रोडक्टिव में जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
ये बात ध्यान रखनी है। फिर क्या कहता है, द नंबर ऑफ बर्थ एंड द डेथ इन स्टेबल पॉपुलेशन चेंज एट द सेम रेट। जितने बर्थ हो रहे हैं उतने डेथ हो रहे हैं, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है ना, देखो कि द नंबर ऑफ birth and death at the stable population change at the same rate। ठीक है, the rate constant and it equal to the growth rate of the population। ये भी ध्यान रखना है। a population is considered stationary if the growth rate is zero। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी किसी को आप स्टेशनरी पॉपुलेशन क्या कहोगे, जब उसका ग्रोथ रेट जीरो होगा, क्योंकि वो बढ़ ही नहीं रही। स्टेशनरी है मतलब रुक गई वहीं पे आके। द एज स्ट्रक्चर इज कांस्टेंट। एज स्ट्रक्चर भी कांस्टेंट है, जितने प्री रिप्रोडक्टिव में है उतने ही पोस्ट रिप्रोडक्टिव में, उतने ही रिप्रोडक्टिव में। It thus follows that a population is considered non-stationary. It enter in the growth size or non-zero as its age structure is non-constant। तो ऐसी पॉपुलेशन को हम कहेंगे नॉन स्टेशनरी, जो कुछ कहीं कहीं ग्रो करेगी। एक तो आपको ये पता होना चाहिए पॉपुलेशन पिरामिड को ध्यान में रखते हुए, जैसे यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है स्टेबल पॉपुलेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट बर्थ रेट होगा स्टेबल पॉपुलेशन का, कांस्टेंट डेथ होगी, नो माइग्रेशन, ग्रोथ रेट भी कांस्टेंट होगी। ये चार पैरामीटर होते हैं। व्हेनेवर समबडी आस्क यू व्हाट आर द फोर क्वालिटी ऑफ अ स्टेबल पॉपुलेशन, तो ये स्टेबल पॉपुलेशन के कांस्टेंट बर्थ रेट, कांस्टेंट डेथ रेट, नो माइग्रेशन, ठीक है, ग्रोथ रेट भी कांस्टेंट है। तो ये सारे आपके स्टेबल पॉपुलेशन के फीचर में आते हैं जो हमने पढ़ लिया है यहाँ पे। ठीक है जी, एक बात तो ये हुई। फिर आप जब बात करते हैं दूसरा कि स्टेशनरी पॉपुलेशन क्या है, रुकी हुई पॉपुलेशन क्या है, वो तो स्टेबल थी। ठीक है, ये स्टेशनरी है। यहाँ पे भी कुछ कुछ फीचर मिलते जुलते हैं। देखिए स्टेशनरी पॉपुलेशन की क्या है, कांस्टेंट बर्थ वो वहां पे भी था, कांस्टेंट डेथ वो वहां पे था, जितनी बर्थ उतनी डेथ, नो माइग्रेशन। बट यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे जीरो ग्रोथ रेट है। ठीक है, वहां पे कांस्टेंट रेट थी ग्रोथ की, यहाँ पे जीरो है। तभी मैंने कहा ये रुक गई है पॉपुलेशन। ठीक है, जीरो ग्रोथ रेट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। तो ये जो एक फीचर है ये अलग है एज कंपेयर टू स्टेबल के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, स्टेबल के कंपैरिजन में एक फीचर सिर्फ अलग है, विच इज जीरो ग्रोथ रेट, जो सिर्फ स्टेशनरी पॉपुलेशन में आता है। ठीक है, लेकिन हम ये तो कह ही सकते हैं कि जो स्टेशनरी पॉपुलेशन है वो सारे इसके रूल, तो स्टेशनरी पॉपुलेशन एक तरह की स्टेबल पॉपुलेशन भी हुई ना, सारे रूल तो फॉलो कर ही रही है स्टेबल की, बस एक एडिशनल फीचर है। तो स्टेशनरी पॉपुलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन, ये ध्यान रखना है। कोई भी अगर स्टेशनरी है तो वो स्टेबल तो है ही, वो बढ़ कहाँ रहा है। एग्री और नॉट एग्री, अगर कोई भी स्टेशनरी है तो वो स्टेबल तो रहेगा ही, रहेगा कि नहीं रहेगा भाई। लेकिन अगर कोई स्टेबल है, दैट इज नॉट अ गारंटी कि वो स्टेशनरी हो कि नहीं हो, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ रेट तो है। ठीक है, वही नेक्स्ट लाइन में मेंशन किया है दैट नॉट ऑल द स्टेबल पॉपुलेशन आर स्टेशनरी, बट स्टेशनरी पॉपुलेशन जो है कैन बी टर्म्ड एज अ स्टेबल पॉपुलेशन बिकॉज स्टेशनरी पॉपुलेशन स्पेशली नीड्स अ कंडीशन ऑफ जीरो ग्रोथ। ठीक है, बट स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट एंड वी डू नॉट काउंट कांस्टेंट स्टेबल एज अ ग्रोथ, बट जीरो इज अ कांस्टेंट ग्रोथ। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई पॉपुलेशन स्टेशनरी है, ठीक है, वो स्टेबल तो है ही भाई, उसको तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई स्टेबल है तो कोई गारंटी नहीं कि वो स्टेशनरी हो कि नहीं हो। और ये सेम ही कॉन्सेप्ट है जो अब वहां पे पिरामिड में पढ़ते थे, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सेम ही चीज को यहाँ यूज किया गया है। जो आपके तीन तरह के आप पिरामिड पढ़ते थे कि भाई एक स्टेबल है, एक्सपेंडिंग है, डिक्लाइनिंग है ना। अब इस क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं। ठीक है, इकोलॉजी से डायरेक्टली लिया गया है। आप पूछते हैं ना कि कहाँ से आया है साहब, है ना, कहाँ से आया है। ठीक है, तो देखिए जरा कहाँ से आया है। क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी एंड स्टेबल पॉपुलेशन। दोनों के फीचर पूछे हैं कि स्टेशनरी भी है और स्टेबल भी है। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखेंगे, अ स्टेशनरी पॉपुलेशन इज नॉट ऑलवेज स्टेबल। नहीं जी, स्टेशनरी पॉपुलेशन तो स्टेबल का एग्जाम्पल है ही। तो ये तो गलत हो गई पहली स्टेटमेंट। अगर कोई स्टेशनरी है तो वो स्टेबल तो होगा ही। ठीक है, स्टेशनरी वाले को तो स्टेबल होना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट व्हाट दे आर सेइंग। सेकंड स्टेटमेंट दे आर सेइंग अ स्टेशनरी पॉपुलेशन इज ऑलवेज स्टेबल। ये बिल्कुल करेक्ट है, इन्होंने भी इसको करेक्ट माना है, बिल्कुल करेक्ट है, वी आर एग्री विद दैट। ये बिल्कुल करेक्ट है, एग्री, है ना। अब कहता है अ स्टेबल पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी स्टेशनरी।
स्टेबल पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी स्टेशनरी, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। कोई स्टेबल पॉपुलेशन तो जरूरी नहीं है वो स्टेशनरी हो, ठीक है, नीड नॉट टू बी स्टेशनरी। अगर कोई स्टेशनरी है वो तो स्टेबल होगा, लेकिन स्टेबल है तो जरूरी नहीं है कि वो स्टेशनरी हो। एग्री, करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कहता है इन स्टेशनरी पॉपुलेशन द रेट ऑफ ओवरऑल चेंज इन द पॉपुलेशन इज जीरो। ये तो बिल्कुल सही बात है, आपने अभी देखा स्टेशनरी पॉपुलेशन के एक फीचर में ही लिखा हुआ है कि जीरो ग्रोथ रेट, ठीक है, जीरो ग्रोथ रेट, तो इसको तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते, ये तो करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। और लास्ट लाइन क्या कहता है साहब, देखिएगा ध्यान से जरा, इन स्टेबल पॉपुलेशन, अगर कोई पॉपुलेशन स्टेबल है, द रेट ऑफ ओवरऑल चेंज इन पॉपुलेशन इज कांस्टेंट, ये भी बिल्कुल सही बात है, नॉट नेसेसरी जीरो, बिल्कुल सही बात है। तो रेट कांस्टेंट हो सकती है पर ग्रोथ रेट जीरो नहीं होगी, अगर जीरो हो गई तो वो स्टेशनरी हो जाएगा, वो स्टेबल नहीं कह सकते उसको आप। लेकिन हर एक स्टेशनरी पॉपुलेशन स्टेबल तो है ही। तो यहाँ पे चार स्टेटमेंट हमारी ठीक है, बी सी डी और ई। ए हमारी गलत है कि स्टेशनरी पॉपुलेशन इज नॉट ऑलवेज स्टेबल, स्टेशनरी पॉपुलेशन इज ऑलवेज स्टेबल, ये तो पक्का है, फीचर हमने मेंशन कर ही दिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका थर्ड हो जाएगा, बी सी डी और ई, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। ये चारों जो है आपके ठीक हैं, बी सी डी ई, तो आपका थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है इसमें, कोई आर्गुमेंट, कोई लॉजिक फेल हो रहा हो, कुछ आपको लग रहा हो हमें समझ नहीं आ रहा? हमें टाइम का कोई कंस्ट्रेन नहीं है, वी जस्ट हैव टू डू 90 क्वेश्चन, 10 तो पैसेज है, पैसेज भी मैं करवाऊंगा, बट आपको ये ध्यान रखना है कि क्या इसमें कोई इशू तो नहीं है हमें। जल्दी बताइए, क्लियर है, पक्का, श्योर? चलिए जी, आगे आ जाइए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स ये पहले भी आ चुकी है चीजें, डायरेक्टली आपकी बुकलेट से लिया गया है। टेक्निक्स का ये क्वेश्चन है, एनालिटिकल टेक्निक का, बुकलेट 1 में भी है मेंशन, थर्ड में भी है, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट से इसमें एक दो चीज ली गई है और एक दो चीज ली गई है फर्स्ट वाले पार्ट से, ठीक है। तो पहले तो हम इसको अप्रोच करते हैं लॉजिकली, जो हमने पढ़ा है या जो आप लोगों ने पढ़ा है उसके हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कहता है गाइस, कहता है मैच द लिस्ट 1 एंड 2। लिस्ट 1 में आपको दिए हुए हैं इंस्ट्रूमेंट के नाम, और लिस्ट 2 में आपको दिए हुए पैरामीटर कि इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है या बेसिक पैरामीटर कौन सा है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं तो एक चीज पकड़ के बैठ जाता, जहां किसी ने बोला स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, मेरे को याद आ जाता लैम्बर्ट बियर्ड लॉ। जैसे ही मैं नाम पढ़ता स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, मेरे को तो ये याद आ जाता पहली बुकलेट में, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू KCl, ठीक है। ये तो लैम्बर्ट बियर्ड लॉ जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और यहाँ पे ए को हम कहते हैं एब्जॉर्बेंस, ठीक है। ये मेरे दिमाग में खट से स्ट्राइक करता है क्योंकि ये मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है, वहां पे मेंशन है, आप ये थ्योरी पढ़ के जाते हो, आपको पता भी है, ठीक है। तो मेरे जैसा होशियार बच्चा तो क्या करता भैया, मैं तो सीधा तय कर लेता कि ए जो है वो थर्ड पे हिट करेगा। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ ये कि आपको क्वेश्चन कैसे कैच करना होता है एग्जाम के अंदर। तो ए तो जाके पकड़ लेगा थर्ड को, ठीक है। अब आप ये चेक कर लो कितनों में ए थर्ड है, ए थर्ड तो भाई 3 ऑप्शंस में है, लेकिन ये बात अश्योर है कि एक चीज को तो मैं निगलेक्ट कर सकता हूं, एक तो मेरी चॉइस चली गई, ये वाली, ये हट गई जैसे ही मैंने ए थर्ड किया, क्योंकि मैं 110% श्योर हूं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है, एब्जॉर्बेंस जो है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू KCl, ये प्रिंसिपल लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि मैं आयन क्रोमेटोग्राफी पे आता, ठीक है। अब आयन क्रोमेटोग्राफी जो होती है उसका बेसिक प्रिंसिपल होता है कंडक्टेंस ऑफ आयन, कि आयंस कितने मूव करते हैं, उनकी मोबिलिटी क्या है। तो ये भी बात श्योर है कि अगर आप बी पे जाते तो बी में आपको क्या होता, आप मैच करते बी को 2 से, बी 2 के पास जाता, ठीक है, कि भाई बी तो सीधा सीधा 2 से मैच कर रहा है। आयन क्रोमेटोग्राफी में वी सी कि कितने आयन कंडक्टिंग है, कि आयंस की मोबिलिटी क्या है, ठीक है। आयंस की मोबिलिटी क्या है या आयंस कितने कंडक्टिंग है, दैट इज बेसिकली डिसाइडेड इन द आयन क्रोमेटोग्राफी। तो बी तो जाने वाला था 2 पे,
1 बाय 1 पकड़ना होता है ऑप्शन को आपको ऐसे क्वेश्चनों में, जहां आप सेटिस्फाई हो जाओ वहीं छोड़ दो, बाकी ऑप्शन पढ़ो ही मत। अब जैसे ही आपने करा B2, एक ऑप्शन और कट गया, एक ऑप्शन और चला गया वहां से। जैसे ही मेरा दिमाग इस पे आया कि B2, तो B2 तो खाली 2 ही ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे लॉजिकली आपको अप्रोच करना होता है। B2 पे जैसे ही आया, उसके बाद ICP-MS, इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, और लास्ट में XRD। तो XRD में सबको पता है ब्रेग्स लॉ, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। डी स्पेसिंग वहीं लिखा हुआ है, बुकलेट में भी लिखा हुआ है डी स्पेसिंग। ठीक है, तो ये बात भी मुझे श्योर हो गई कि जो डी है वो तो 4 नंबर पे ही जाएगा, डी का कोई और ठिकाना है ही नहीं, क्योंकि डी तो 4 नंबर पे ही जाएगा, डी और कहीं जा ही नहीं सकता। डी के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, डी 4 नंबर पे जाएगा। ठीक है, तो डी को मैंने 4 नंबर से मिला दिया। अब जैसे ही मेरे को श्योर हुआ कि डी 4 नंबर पे है, तो ए भी एक ऑप्शन था, वो कट गया। तो सारी चीजें आपको नहीं पकड़नी होती, आपको कुछ ही पकड़नी होती है। और ऐसे मैंने फिल्टर आउट कर लिया कि जो मेरा सी है वो भैया 1 पे जाएगा, एम बाय जेड रेशो। ठीक है ना, मास बाय चार्ज रेशो। एम बाय जेड रेशो क्या होता है? मोलिकुलर मास बाय चार्ज रेशो, जो कि आईसीपीएमएस का बेसिक प्रिंसिपल होता है। जब आपको मैडम ने पढ़ाया होगा तब ये बताया भी होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, पर 3 तो डेफिनेटली पढ़ी हुई थी, तो मैंने मिला लिया। आईसीपीएमएस चला जाएगा 1 पे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया जी 4 नंबर, और आंसर हो गया 4। ये सारी थ्योरी आपको एनालिटिकल टेक्निक में हमने बुकलेट में दी है, तो चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई यहाँ पे आर्गुमेंट हो या कोई दिक्कत हो, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, घिसा पिटा क्वेश्चन है। देखो, XRD भी आप पढ़ते हो, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रिंसिपल एब्जॉर्बेंस है। आयन क्रोमेटोग्राफी भी आप पढ़ते हो, और अगर नहीं भी पढ़ते तो वी हैव मेंशन इट हियर, यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पे सब दिया हुआ है। आयन क्रोमेटोग्राफी का क्या प्रिंसिपल है, ये देखिए आप यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, पहला तो आपको पता ही है, एब्जॉर्बेंस लैम्बर्ट बियर्ड लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है, लिखा है ना, बियर लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये आपको पता ही है। ठीक है, कि एब्जॉर्बेंस, हाउ मच लाइट इज बीइंग एब्जॉर्ब, फार्मूला मैंने लिखा है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू KCl। Ion chromatography is the form of liquid chromatography used to separate ion in aqueous solution. Typically, ion chromatography analyze ions such as fluoride, chloride, nitrate, bromide. ये हमने mention किया हुआ वहां पे। ठीक है, और डिफरेंट केस का होता है इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। देखो मेंशन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन द डिटेक्शन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयंस। तो ये बात आपको पता हो जाती वहां पे कि कंडक्टेंस ऑफ आयंस को मेजर करते हैं यहाँ पे, कितना मोबाइल है वो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो 2 चीजें पकड़ी गई आपकी। ठीक है, और अगर आप देखोगे, ये जो मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, आईसीपीएमएस का भी मेंशन किया गया कि एम बाय जेड रेशो पे होता है, इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेंशन है आईसीपीएमएस का जो प्रिंसिपल है, वो भी यहाँ मेंशन है, द मास एनालाइज, जस्ट अ मिनट, दीज ऑल डिटेल्स हैव बीन मेंशन, जस्ट कि आप उसको एक बार रिवाइज कर सकें थोड़ा सा। द मास एनालाइजर separate ions according to the mass to charge ratio and these ions measured at the detector। ये आईसीपीएमएस में आपका यूज होता है, इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, ध्यान रखिएगा। आईसीपीएमएस का बेसिक प्रिंसिपल ही है। एक्सआरडी आपने पढ़ाई है, बुकलेट में भी आपके। ब्रेग्स इक्वेशन, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये देखिए मेंशन है ना। ये जो डी स्पेसिंग है, यहाँ मेंशन है, देखिए ध्यान से आप, दैट इट हैव बीन मेंशन एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। और ये डी स्पेसिंग ही आपसे पूछी गई है, जो डी स्पेसिंग होती है, ठीक है, वो आपसे पूछी गई है। ब्रेग्स इक्वेशन जिसको आप कहते हो, ये एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये आपकी बुकलेट में भी मेंशन है ब्रेग्स इक्वेशन। अगर कोई कहता है साहब कहाँ है, तो बुकलेट में भी है। ठीक है, और इसमें देखो ये दिया भी हुआ है कि डी स्पेसिंग इज द स्पेस बिटवीन द इंटर एटॉमिक लेयर्स, तो डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स। तो ये ध्यान रखना है आपको। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? किसी को कोई डाउट आ रहा हो इसमें तो भाई पूछ लो। देखो, मैं आपके सामने यहाँ अवेलेबल हूँ फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डिस्कशन। किसी को, ऑल द पीपल हु आर सिटिंग हियर इन द सेशन, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट इन दिस क्वेश्चन तो बता दो, क्योंकि पढ़ तो आप लोगे, लॉजिक पे आर्गुमेंट जो हो सकता है वो लाइव क्लास में हम लोगों के साथ हो सकता है। तो लाइव क्लास में लॉजिक पे जो भी आर्गुमेंट आपको करना है, इट इज फ्री टू डू।
हम लोग इसीलिए सारे सेशन ये करेंगे, कोई स्पीड का यहाँ पे मोल तोल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यही पेपर मुझे डिस्कस करना है आपके साथ। ठीक है, तो मुझे कोई इसमें इशू नहीं है, चाहे मेरे एक सेशन में 20 क्वेश्चन डिस्कस हो, 25 हो, मुझे कोई इसमें इशू नहीं है, क्योंकि पढ़ तो आप लोगे, दैट आई नो, बट आपको लॉजिक पता होना चाहिए ना, कैसे कैच करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ये थर्ड या फोर्थ टाइम रिपीट हो रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये जो हायरार्की वाला चार्ट आपको दिया जाता है, उसके अंदर ये मेंशन है। ठीक है, उसके अंदर ये मेंशन है, और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है लास्ट 3 सालों में, ये 3-4 बार रिपीटेड मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से। आपको मिल भी जाएगा दूसरे सॉल्यूशंस में। ठीक है, जो हमने दिए हुए हैं इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है, द वेस्ट पोल्यूशन प्रिवेंशन हायरार्की अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द मोस्ट प्रेफर्ड टू द लीस्ट प्रेफर्ड। मोस्ट प्रेफर्ड क्या है मेरे लिए, देखो मोस्ट प्रेफर्ड हमेशा कभी भी वेस्ट को डिस्पोज करना मेरे लिए प्रेफरेबल नहीं होता। ठीक है, वेस्ट को जो मैं 5R प्रिंसिपल कहता हूँ, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकलिंग, रिफ्यूज, है ना, और रिकवरी, जो 5R हमारे हैं, पहले 3R होते थे किसी जमाने में, 5R हो गए। ठीक है ना, तो और अभी एक छठा आर भी लोग कह रहे हैं, रिपेयर। ठीक है, दैट इज अनदर थिंग, वी विल डिस्कस दैट। तो मोस्ट प्रेफरेबल मेरे लिए तो क्या है, लैंड फिलिंग तो कभी भी मोस्ट प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि लैंड फिलिंग एक डिस्पोजल मेथड है। तो इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, इन द वेस्ट पोल्यूशन प्रिवेंशन हायरार्की, राइट, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द मोस्ट प्रेफर्ड टू द लीस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन। तो सबसे आखिरी में वो आएगा जो लीस्ट प्रेफर्ड होगा। तो ये बात तो मुझे पता चलेगी कि ई आखिरी में आएगा, लेकिन ई तो सभी ऑप्शनों में आखिरी में है, ई तो सब ऑप्शंस में लास्ट में है, देख लें चाहे आप, ई सब ऑप्शंस में लास्ट में है। ठीक है, तो यहां से तो कुछ बात बनी नहीं, मैंने हिट करा एक, लेकिन मुझे कोई बात नहीं बनी कि भाई ई तो सब ऑप्शंस में लास्ट में। उसके बाद मैंने दूसरा लॉजिक उठाया, मैंने ये देखा कि सबसे पहले मेरा रहता है कि मैं तो रीयूज करूं या रिसाइकल करूं किसी चीज को। ठीक है, तो रीयूज और रिसाइकल मेरे को करना प्रेफरेबल रहता है, या तो मैं रीयूज करूं या रिसाइकल करूं। ठीक है, या उसको रिड्यूस करूं, तो मेन चीज वो रहती है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, जो तीन ये आर है, ये अगर मैं पहले कर सकूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये मोस्ट प्रेफरेबल है। तो जैसे ही आपने ये नाम लिया, तो भैया आपके दो ऑप्शन तो यहाँ कट जाएंगे, ये भी चला गया फर्स्ट भी, और सेकंड भी आपका चला गया। अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, थर्ड एंड फोर्थ। जैसे ही आप इस लॉजिक पे आए कि मोस्ट प्रेफरेबल तो रिड्यूस, रीयूज या रिसाइकल होता है, और लीस्ट प्रेफरेबल लैंडफिलिंग होता है, तो दो ऑप्शन आपके पास है। अब इन दो ऑप्शन में भी अगर मैं रिसाइकलिंग और रीयूज को देखूं, तो वो सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है मेरे लिए। और उसके बाद आता है आपका वेस्ट सेपरेशन, कि अगर मिक्स हो गया है वेस्ट, तो मैं उसको सेपरेट कर सकूं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखने जाऊंगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखने जाऊंगा, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे प्रेफरेबल मेरे लिए रहता है रिसाइकलिंग, ये मैडम ने पढ़ाया भी होगा आपको ना, और रीयूज, ये सबसे प्रेफरेबल होता है, क्योंकि इससे कोई दिक्कत तो है नहीं, रिसाइकल कर लो या उसको रीयूज कर लो, और वेस्ट मिनिमाइज ही होगा इसमें। अब इसके बाद आपकी जो बारी आती है, वो आती है वेस्ट सेपरेशन की। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इसके बाद आपका वेस्ट सेपरेशन आएगा गाइस। वेस्ट सेपरेशन क्या आएगा, वेस्ट कंसंट्रेशन, उसको एक जगह जमा करना, अलग अलग चीजों को जमा करना। फिर आपके बाद आएगा वेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, और देन आपके पास आएगा वेस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट उसको करें, और लास्ट में सबसे लैंड फिलिंग। तो जब आप इसको ऑर्डर में अरेंज करेंगे, चार्ट भी आपको दिया गया है, ये चार्ट भी मैडम ने नोट्स में पढ़ाया होगा, चार्ट पूरा हम पढ़ाते ही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, कि जब चार्टिंग आप इसकी करेंगे, तो नीचे एक चार्ट अरेंज भी है, देख रहे हो ना, कि रिकवरी और रिसाइकल सबसे प्रेफरेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो लैंड फिलिंग है, वो कभी भी प्रेफरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो हायरार्की चार्ट है, ये मेरे लिए बड़ा लॉजिकल है। तो उसमें आप जो है, पहले उसको डिस्पोज करना देख रहे हैं ना, सबसे कम चांसेस है डिस्पोज करने के। तो यहाँ पे इसीलिए हमने मेंशन भी कर दिया है कि पहले क्या प्रेफरेबल है हमारे लिए, उसके बाद क्या प्रेफरेबल। तो अगर प्रेफरेंस की ऑर्डर में भी मैं जाऊं,
The waste management hierarchy is conceptual framework designed to guide rank waste management decision both in individual and organization level. It gives top priority to waste prevention. पहली बात तो waste produce ही ना हो, followed by the reuse and recycling जो मैंने आपको बताया, उसके बाद recovery आ जाएगी आपकी, ठीक है, और फाइनल स्टेज पे आता है डिस्पोजल। जो लैंड फिलिंग की आप बात करते हो वो डिस्पोजल फाइनल स्टेज पे है, इसीलिए जो एरो है ये नीचे की तरफ लगता है इसमें, इसीलिए जो एरो है वो ऐसे जाता है कि लीस्ट प्रेफरेबल सबसे छोटा होगा, डिस्पोजल सबसे छोटा, ठीक है, उससे पहले रिकवरी, फिर रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, ये सब आपके ऊपर रहेंगे, दे आर मोस्ट प्रेफरेबल, ठीक है। तो हायरार्की के स्टेप्स हमने यहाँ भी मेंशन किए हैं और पिछले सॉल्यूशंस में भी आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो मेरी टॉप प्रायोरिटी रहती है प्रिवेंट करने की। प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, कैन वेस्ट बी अवॉइडेड बाय यूजिंग द मटेरियल ऑफ द फर्स्ट प्लेस, क्या उसको हम कम कर सकते हैं किसी तरह से। फिर दूसरे, अगर मुझे और ऑप्शन लेने होते हैं तो मैं सोचता हूँ किन चीजों के बारे में, आई विल थिंक अबाउट रिड्यूसिंग इट, रीयूजिंग इट, जो मैंने मेंशन किया आपको ऊपर, रिड्यूस कर लो, रीयूज कर लो, रिसाइकिल कर लो, ये मेरी। फिर उसके बाद मैं रिकवरी पे जा सकता हूँ और लास्ट मेरा मेथड रहता है डिस्पोजल। जैसे आपने लैंडफिल का नाम लिया ना, तो डिस्पोजल और इंसिनरेशन जो है वो मेरी लास्ट चॉइस रहती है, उसको आपको कभी भी फर्स्ट में नहीं करना है, वो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो लास्ट चॉइस है आपकी जो है डिस्पोजल और रिकवरी और रिसाइकिल। तो ये लॉजिक क्लियर है सबको? इसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जी गाइस वो फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि सी और बी सबसे पहले आपका वेस्ट रिसाइकलिंग और रीयूज, तो यहाँ पे हम 4 नंबर ऑप्शन को जो है करेक्ट ऑप्शन में मार्क करेंगे, है ना। मोस्ट प्रेफरेबल टू लीस्ट प्रेफरेबल कहा था ना, मोस्ट प्रेफरेबल टू कैसे अरेंज करना है, मोस्ट प्रेफर टू लीस्ट प्रेफर्ड, है ना। ये उल्टा भी आ सकता है, लीस्ट प्रेफर्ड टू मोस्ट प्रेफर्ड, बस ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। तो मोस्ट प्रेफर्ड क्या है, सी, विच इज रिसाइकलिंग एंड रीयूज, उसके बाद बी विच इज वेस्ट सेपरेशन, फिर ए वेस्ट कंसेंट्रेशन, फिर डी वेस्ट ट्रीटमेंट और लास्ट में डिस्पोजल। तो करेक्ट आंसर इज द फोर्थ वन हियर। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है? कोई कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे दिक्कत है तो बता दो भाई, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें टाइम कितना ही लग जाए हमें कोई इशू नहीं है उससे। आई हार्डली केयर अबाउट दैट, क्योंकि ये एक एक लॉजिक आपको बहुत पे करेगा एग्जाम में डिसीजन लेने में। जितना भी आपने पढ़ा है ना, वहां पे ये डिसीजन मेकिंग चीजें बहुत काम करेगी आपके लिए, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। तो इसको पढ़ तो आप लोगे ही क्योंकि हमने अवेल करा दिया है, तो लेकिन इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है 2 या 3 बार आ चुका है और ये भी आपको बुकलेट 4 में मिलेगा, लाइफ साइकिल असेसमेंट। और ये क्वेश्चन इससे पहले गेट में भी आया है है ना। तो गेट में भी आया है पहले, और इसको भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई टफ क्वेश्चन था नहीं, ठीक है। मैं पहले बता दूं आपको, इसमें कुछ भी टफ था नहीं। अभी देखो सेम ही प्रिंसिपल से सॉल्व होगा। तो जब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की गाइस, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपको कि लाइफ साइकिल असेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो एक बात ध्यान रखना, लाइफ साइकिल असेसमेंट जो कहते हो ना, एलसीए जो आप करते हो, इसको हम कहते हैं क्रेडल टू ग्रेवयार्ड, कि पालने से लेके अर्थी तक की यात्रा, या जब कोई चीज जनरेट होती है, ये ध्यान रखना, लास्ट स्टेज तक, जनरेशन से लेके, किसी भी प्रोडक्ट के जनरेशन से लेके उसके लास्ट स्टेज तक, डिस्पोजल तक जो उसकी जर्नी है, डिस्पोजल तक उसकी जो जर्नी है, दैट इज कॉल्ड एलसीए, लाइफ साइकिल असेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। बीच में आप कहीं नहीं छोड़ेंगे इसको, ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल से बनने तक, बनने से मार्केट में बिकने तक, बिकने के बाद यूज होने तक, और यूज होने के बाद उसके डिस्पोजल तक की जो पूरी यात्रा है, जर्नी है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, कोई इंसान बचपन से लेके अपनी डेथ तक कितने कार्यक्रम करता है, दैट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल असेसमेंट। वो आपकी लाइफ साइकिल असेसमेंट है। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होता है वो उसकी लाइफ साइकिल असेसमेंट होती है, कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल, हाउ इट हैपेंस टिल लास्ट। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर सकते थे, इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना था आपको, इनको अरेंज करना था, कि किसी भी प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल असेसमेंट की जब आप बात करते हैं, हाउ यू विल अरेंज द थिंग्स इफ द लाइफ साइकिल असेसमेंट इज कंसर्न। और ये इससे पहले गेट ईएस में भी आ चुका है 2022 में, ठीक है। तो लाइफ साइकिल असेसमेंट की जब आप गाइस बात करते हो तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, तो मैं अगर आपकी जगह होता और मुझे सिर्फ ये डेफिनेशन ही पता होती कि लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या है, तो मैं क्वेश्चन को इस तरह से सोचता कि पहले तो कहीं से रॉ मटेरियल आएगा, कच्चा सामान आएगा, तभी तो कोई चीज बनेगी। अब मान लो आपको अपने
घर में सब्जी बनानी है तो पहले तो सब्जी लाओ भाई, मिर्च मसाले लाओ, तेल लाओ, ठीक है, रॉ मटेरियल लाओ पहले, तभी तो बनेगा, ठीक है। तो मेरे लिए तो पहला स्टेप हो गया रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन होना चाहिए पहले तो मेरे हिसाब से। मेरे लिए पहला स्टेप तो हो गया रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन, बहुत अच्छी बात है जी। उसके बाद मैं प्रोडक्ट को बनाऊंगा, माल बनेगा। मान लीजिए कपड़े से आपने एक टी शर्ट बनाई, माल बन गया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया। उसके बाद वो प्रोडक्ट बिकेगा, प्रोडक्ट की रीमैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, कुछ उसमें कमी बेशी रह गई हो, ठीक है। और उसके बाद उसकी पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पैक करके आप मार्केट में उसको बेचोगे, और लास्ट में प्रोडक्ट का डिस्पोजल होगा, जो मैंने आपको बताया। तो ये तो इसने खुद ही ऑर्डर में अरेंज कर दिया था। अगर कोई थोड़ा सा होशियार सा बच्चा होता तो वो इसको वैसे ही पिक कर लेता कि लास्ट में डिस्पोजल होता है और सबसे पहले रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन होता है। तो जहां पे ई लास्ट में हो, ई तो ये आ गया, और सारे स्टेप इन्वॉल्व हो, ए स्टार्टिंग में हो, तो ये कहानी खत्म होगी। तो सारे ही प्रोसेस लगेंगे ना, क्योंकि लाइफ साइकिल असेसमेंट पूछा है। तो उस तरीके से अगर देखेंगे तो आपका आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो फोर्थ होने वाला है गाइस, क्योंकि ऑर्डर यही फिट बैठेगा। सबसे पहले आप रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन करेंगे, देन यू विल बी डूइंग द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, और अगर मन करेगा तो प्रोडक्ट को रीमैन्युफैक्चर करेंगे अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो। फिर पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और ई आपका हो जाएगा डिस्पोजल। मैंने बता ही दिया कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर बर्थ टिल द डेथ या डिस्पोजल तक। नीचे हमने नाइसली डिस्क्राइब कर दिया है एलसीओ को, पूरे प्रोटोकॉल को, दैट हाउ एलसीए गोज ऑन, ठीक है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, देखो बड़े अच्छे से दिखाया है एकदम, और आप इसको देख सकते हो, मेंशन भी किया हमने यहाँ पे सारी चीजों को। That life cycle assessment is a technique to assess the environmental impact associated with the product or the servicing, including all the stage of the product's life, from the raw material extraction, material processing, product manufacturing, distribution, transport, use of the product, maintenance, and finally end of the life stage of the disposal and recycling it। और ये पूरा साइकिल दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ पे। सबसे पहले रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट हो गया यहाँ पे, उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उसके बाद इसका ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके बाद इसका यूज हो गया, और एंड ऑफ द लाइफ हो गई। And this is what we called as the LCA, life cycle assessment of any of the product। ठीक है, जैसे इंसान का पूरा होता है ना कि उसकी जीवनी, सो कॉल्ड, जैसे लिखते थे ना पहले, जीवनी पूरी इसकी, कि जन्म से कहाँ से कहाँ से क्या से क्या से। तो ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी लाइफ साइकिल असेसमेंट होती है पूरी। और आजकल इस पे बहुत काम हो रहा है कि मटेरियल की लाइफ साइकिल असेसमेंट पे बहुत काम हो रहा है। देयर इज लॉट ऑफ वर्क। क्या ये क्लियर है? इसको क्रेडल टू ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, पालने से आपके अंतिम यात्रा तक, ठीक है। दूसरा नाम इसको क्रेडल टू ग्रेवयार्ड पॉलिसी भी कहते हैं। क्रेडल टू ग्रेवयार्ड, ये आया था ऐसे करके गेट में, क्रेडल टू ग्रेवयार्ड, ठीक है। 2022 में क्रेडल टू ग्रेवयार्ड करके आया था। क्लियर है? किसी को कोई गिला शिकवा आर्गुमेंट हो यहाँ पे, पूछ लो। क्योंकि यहाँ लॉजिक की लड़ाई है, लिख के हमने सारा दिया हुआ है, लेकिन लॉजिक की लड़ाई है गाइस। लॉजिक से लड़ना पड़ेगा, अप्रोच से लड़ना पड़ेगा, तभी आप दूसरों को क्रॉस कर पाओगे। अगर सिंपलिस्टिक वे में रहोगे ऐसे कि खाली बस देखूं और कुछ तुक्का लगा लूं, तुक्का नहीं लगना है, ठीक है। ये भी आपकी बुकलेट 4 में मेंशन है, एलसीए जिसको आप कहते हो, और ये पढ़ाया गया होगा जब तो मैडम ने पढ़ाया ही हो, ठीक है ना। सब कुछ हमने इसके बारे में मेंशन कर दिया एलसीए के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। ये भी डायरेक्टली आपका मिनरल और रॉक से आया है, ठीक है। बार बार मिनरल और रॉक को बड़ी यूनिट बनाने की कोशिश की जा रही है, और डेफिनेटली इन सम ऑफ द ईयर्स इट हैव बिकम अ बिग यूनिट फॉर श्योर। 4-5 क्वेश्चन, कई बार 6 क्वेश्चन भी झपक रहे हैं इससे। क्वेश्चन को देखते हैं पहले तो फटाफट से, क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6, मिनरल और रॉक से क्वेश्चन पिक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अरेंज द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक फेसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब आप मेटामॉर्फिज्म पढ़ते थे तो 3 तरह का मेटामॉर्फिज्म हम पढ़ते थे। एक तो कांटेक्ट, है ना, एक रीजनल, और एक कौन सा पढ़ते थे भाई बताओ? कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म, रीजनल मेटामॉर्फिज्म, और क्या पढ़ते थे? हम्म, अरे बता दो भाई। कुछ नहीं बताएंगे, हमें कुछ याद नहीं आ रहा सर, हमने कब पढ़ा, कैसे पढ़ा है? डायरेक्ट, ये कौन सा नाम ले दिया भाई संगीता आपने? डायरेक्ट कौन सी चीज थी?
डायरेक्ट मेटामॉर्फिज्म कौन सा पढ़ा आपने, ये बताओ तो। पक्की बात है? देख लो, फिर मुझे मत कहना सर आप क्या कह रहे हो ये। हैं? बताओ भाई, ये मेटामॉर्फिज्म कहाँ पढ़ा आपने? अगर मैं आपको पूछूं कि कितने तरह का मेटामॉर्फिज्म आपने पढ़ा, तो बता नहीं पा रहे। ऐसे कैसे काम चलेगा? डायनेमिक होता था, डायरेक्ट नहीं होता था देवी जी। डायनेमिक है ना। कॉन्टेक्ट, डायनेमिक और रीजनल मेटामॉर्फिज्म। तो आपको वहां पे एक बात बताई गई थी कि जो आपका कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म होता है, उसमें टेम्परेचर इज द मेन एजेंट। ठीक है, टेम्परेचर इज द मेन एजेंट, जो हमने बताया था डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। ठीक है जी। उसके बाद हमने बताया था कि जो रीजनल मेटामॉर्फिज्म है, उसके अंदर प्रेशर भी हाई होता है और टेम्परेचर भी हाई होता है। ठीक है। और डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म में मैंने बताया था आपको कि प्रेशर आर द मेन एजेंट। ये मैडम ने बताया होगा कि जो डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म है, उसमें प्रेशर इज द मेन एजेंट। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि आप इन जो ये हमें रॉक्स और मिनरल दिए हुए हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेशर फैरसीज, मतलब कि कैसे कैसे प्रेशर बढ़ने से, ठीक है, इनके बनने में हेल्प मिलेगी। मतलब किससे क्या बनेगा। अब आपको ये चीज जानी चाहिए। क्रॉस, आपकी बुकलेट के अंदर एक टेबल दिया हुआ है जहां पे डिफरेंट टाइप के रॉक्स हैं, और वहां पे ये बताया गया है कि कौन कितना ज्यादा मेटामॉर्फिज्म किसके अंदर है। तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मेटामॉर्फिज्म भी बढ़ेगा आपका। ठीक है। वो टेबल दी हुई है आपको कि डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म किस में ज्यादा है। आपकी बुकलेट के अंदर मिनरल और रॉक वाले यूनिट में टेबल लगा हुआ है, आप उसको देख सकते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। तो वहां से इसको थोड़ा सा आपको क्रॉस कनेक्ट करना था। ठीक है। फिर भी हम पहले मेटामॉर्फिक फीसिस को विजिट कर लेते हैं कि क्या है, उसके बाद ही चलेंगे, है ना। सो दैट आपको अगर ये भी लगे कि ये अनभिज्ञ है हमारे लिए क्वेश्चन कुछ, तो वैसा नहीं फील होना चाहिए। मेटामॉर्फिक फेसिस क्या होती है? इन एनी गिवन मेटामॉर्फिक सेटिंग देयर कैन बी वैरायटी ऑफ प्रोटोलिथ टाइप एक्सपोज टू मेटामॉर्फिज्म। ठीक है। While these rocks will be exposed to the same range of pressure and temperature conditions within that setting, the metamorphic rock that result will depend upon the protolith, किस तरह का आप उसको exposure दे रहे हो। A convenient way to indicate the range of possible metamorphism rock in a particular setting is the group of those possibilities into metamorphic phases. In other words, a given metamorphic phases group together metamorphic rocks that form under the same pressure। मतलब एक ही तरह के प्रेशर में जो रॉक्स बनती है और सेम टेम्परेचर कंडीशंस में, वो एक ही फेसिस का पार्ट होती है। मतलब एक रेजीम का पार्ट होती है, मैं कह दूं अगर शॉर्टकट में कहूं, एक रेजीम से वो बिलोंग करती है, मतलब एक जैसे ही है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे, जैसे ये फिगर नीचे अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, इसको समझना जरूरी है बहुत। Just a minute. देखिए ध्यान से, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। Figure 10.3.5 shows that the different metamorphic facies patches of different colors. The axis of the diagram are temperature and depth. दो चीजें दिखाई, टेम्परेचर और डेप्थ। और आपको पता है जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है। आपने जियोथर्मल ग्रेडियंट पढ़ा है, 25 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है नीचे जाते समय। द डेप्थ विद इन द अर्थ डिटरमाइन हाउ मच प्रेशर द रॉक इज अंडर, कितना प्रेशर है उस रॉक के ऊपर। एंड द वर्टिकल डेप्थ एक्सिस इज आल्सो प्रेशर एक्सिस। Each patch of the color represent the range of temperature and the pressure condition where a particular type of metamorphic rock will be formed. Metamorphic facies are named from the rock that form under specific conditions, जैसे इग्लोलाइट फीसीज है, एम्फोबोलाइट फीसीज है, मतलब इस ग्रुप के रॉक्स बनेंगे। बट those names does not mean that the species is limited to the one rock type। ये नहीं कि एक ही तरह की रॉक बनती है उस प्रेशर टेम्परेचर पे, दूसरे भी बन सकते हैं। अब इस डायग्राम को हम विजिट कर लेते हैं क्विकली, फटाफट से, क्या कहता है। देखिए ध्यान से, इस डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस जमाएंगे। अगर मैं इस डायग्राम को अंडरस्टूड करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा लॉजिकली समझे हम लोग, क्या मुझे दिखेगा। वाई एक्सिस पे गाइस हमने दिखाई हुई है डेप्थ, देख रहे हैं आप, है ना। किलोमीटर्स में है कि कितना किलोमीटर आप नीचे जाते हैं तो प्रेशर आपका बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर में भी हमने ये ट्रेंड देखा जब जियोथर्मल एनर्जी हम पढ़ रहे थे। तो प्रेशर में भी ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रेंड मिलेगा आपको।
उसके बाद यहाँ पे आपका टेम्परेचर का रेजीम अगर आप देखें तो ये टेम्परेचर है 400, 600, 800 बढ़ता चला जाएगा। हमने ये भी पढ़ा था कि हर किलोमीटर पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। तो अब आप इन लाइंस को देखिए, आप अब इन लाइंस को देखिए कि अलग-अलग टाइप के ये फेशिस दिए हुए हैं, अलग-अलग टेम्परेचर रेंज और प्रेशर रेंज के ये तरीके दिए हुए हैं कि जैसे बनेगा ये, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए अलग-अलग टाइप के कैसे दिए हुए हैं, ठीक है? तो इसमें आप सबसे पहले ही देखिए, जो अगर मैं इधर जाऊँगा, ये वाला रेंज किसका है? सबडक्शन ज़ोन है ना? टेम्परेचर ग्रेडिएंट है यहाँ पे ब्लू सिस्ट बनती है। और ब्लू सिस्ट का अगर आप देखेंगे, तो अगर मैं 2 चीज़ें देखनी है आपको, एक तो हाइट, एक टेम्परेचर। तो हाइट वाइज़ अगर मैं देखूँ तो करीबन-करीबन ये पास वाला ही रीजन है मेरे पास, ठीक है? 30 किलोमीटर के आसपास का रीजन है, ठीक है? उसके अलावा 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 400 से पहले-पहले ये बन जाता है। अगर मैं यहाँ कट ऑफ मार दूँ, तो इस वाले रीजन को ये बिलॉन्ग कर रहा है, ठीक है? तो मतलब टेम्परेचर 400 के आसपास रहे तो प्रेशर भी अच्छा खासा रहेगा, ठीक है ना? तो यहाँ तो ये सबसे पहले बन रहा है, ठीक है जी, सबसे पहले बन गया क्योंकि टेम्परेचर 200 से 400 है तो सबसे कम टेम्परेचर तो यही है। इसके बाद बारी किसकी आ रही है? अगर मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ूँ और जो मैंने ऑप्शंस वहाँ पकड़ रखे हैं अपने, ये तो हुआ। उसके बाद आप देखोगे कि ग्रीन सिस्ट वहाँ मेंशन है। तो ग्रीन सिस्ट का जो बनने का रीज़न है गाइज़, ग्रीन सिस्ट जो बन रहा है, वो आप देखेंगे कि 25 किलोमीटर के बाद ही बनना स्टार्ट हो रहा है, यहीं से ये पैच स्टार्ट हो रहा है और इसमें टेम्परेचर जो है आपका 400 पार कर गया। तो ये नेक्स्ट रेजीम है, मतलब नेक्स्ट बढ़ता हुआ प्रेशर और नेक्स्ट बढ़ता हुआ टेम्परेचर है, ठीक है? फिर इसके बाद हम गए आपके अ, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद क्या है और आप देख सकते हैं ये लास्ट तक भी बन रहा है यहाँ तक भी, मतलब ये भी इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है? तो इसका टेम्परेचर प्रेशर इससे भी ज़्यादा हो सकता है, टू बी वेरी फ्रैंक। अब इसके बाद किसकी बारी आ जाएगी? इसके बाद बारी आती है आपकी, ये तो ब्लू सिस्ट तो हमने कर लिया। फिर आता है आपका हाँ, हॉर्नफेल्स। हॉर्नफेल्स आप ये देखेंगे यहाँ दिख रहा है आपको हॉर्नफेल्स ऊपर, ठीक है? ये भी एक रेजीम है आपकी जो बनती है ना? तो ये भी ध्यान देना है ना? उसके अलावा क्या है जी आपका इसमें और जो नाम है, ठीक है? इसमें एम्फिबोल दिए हुए हैं, ठीक है? नीज़ दिया हुआ है, देखिए ध्यान से नीज़ है, सिस्ट है, ये ग्रीन लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ये कहीं न कहीं 40 किलोमीटर की डेप्थ पे और टेम्परेचर 600 से 800 के बीच अगर मैं ये लाइन देखूँ। तो बस मुझे ये आइडिया लेना है कि कौन पहले बनता है टेम्परेचर और प्रेशर में। उसके अलावा आप अगर देखें तो ये है इक्लोगाइट। इक्लोगाइट तो करीबन 40 किलोमीटर के आसपास बनता है और टेम्परेचर रहता है करीबन 600 से थोड़ा-सा कम, अगर क्रॉस चेक करूँ या इस रेंज को कवर कर लो कि 400 से 600 टेम्परेचर और करीबन 38 किलोमीटर की हाइट डेप्थ नीचे डाउन द ग्राउंड। तो उसके अलावा ग्रेनुलाइट है वो और हाई पे बनेगा। एम्फिबोलाइट रेजिम के जो और हाई है। तो लॉजिक यहाँ पे ये है कि किस रेजिम में कौन-कौन से टाइप के रॉक्स बनते हैं विद इंक्रीजिंग। नहीं समझ में आ रहा? समझने का इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें सिर्फ आपको ये समझना है कि कितने प्रेशर और कितने टेम्परेचर पे कौन से टाइप का रेजिम का रॉक फॉर्म होता है। ठीक है? जैसे मैं इसको उल्टा पढ़ता हूँ, अब आपको समझ में आएगा उल्टा पढ़ने से। उल्टा पढ़ने से कैसे समझ में आएगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हाँ, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, पहले हाइट पे जाएँगे। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ ना, देखो, इसको कवर कर लेते हैं एक-एक करके ना वन बाय वन। मैं कुछ वैसा पेन लेता हूँ चमकता-सा, हाँ, ये रहा। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे डेप्थ। देखो, डेप्थ क्योंकि जैसे-जैसे आप नीचे जाओगे वैसे-वैसे प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर को आप भूल जाओ। जितनी ऊँचाई पे आप जाओगे वैसे-वैसे आपका जो है डेप्थ पे प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर मैं यहाँ देखूँ ये जो हॉर्नफेल है, हॉर्नफेल की डेप्थ गाइस कहाँ पे आ रही है? करीबन-करीबन 5 किलोमीटर की डेप्थ पे हॉर्नफेल बनना स्टार्ट हो जाता है। एग्री और नॉट एग्री? बस ये बताते चले जाओ मुझे। 5 किलोमीटर की डेप्थ के पास आस-पास हॉर्नफेल बनता है, ठीक है? आप टेम्परेचर को छोड़ दो क्योंकि एक पैरामीटर को पकड़ के चलेंगे हम, ये मान के चलते हैं कि जैसे-जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे-वैसे प्रेशर भी बढ़ता है, ये वी ऑल नो, ठीक है? हॉर्नफेल सबसे पहले बन गया 5 किलोमीटर के आसपास, ठीक है? ये डेप्थ है, 5 किलोमीटर के आसपास हॉर्नफेल बनता है। उसके बाद, है ना? ग्रीन सिस्ट को आप देखो, ग्रीन सिस्ट किस एरिया में बन रही है? इस एरिया में बन रही है। ग्रीन सिस्ट बन रही है 10 किलोमीटर से लेके करीबन 30 किलोमीटर की रेंज में। एग्री और नॉट एग्री?
जल्दी बताओ। ठीक है, ग्रीन सिस्ट बनती है 10 से 30 किलोमीटर के आसपास, ये बन रहा है 5 किलोमीटर के आसपास। क्लियर है? नेक्स्ट बात, ब्लू सिस्ट की अगर बात करूं, ब्लू सिस्ट जो है, ब्लू सिस्ट तो कहां से कहां तक रेंज है, 0 से लेके और 40 किलोमीटर तक या फिर 38 किलोमीटर तक ब्लू सिस्ट का एरिया है, यहाँ पे ये मिलती है, तो ये तो और ज्यादा रेंज को कवर कर रहा है, ब्लू सिस्ट आ गया। उसके बाद अगर आप इक्लोगाइट की बात करेंगे, तो इक्लोगाइट तो 38 से 40 किलोमीटर के आसपास ही बनेगा। तो अगर मैं ये कहूं कि आप बढ़ते हुए प्रेशर में इसको अरेंज करो, तो बढ़ते हुए प्रेशर में अगर मैं आपको अरेंज करने को कह दूंगा, तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा हॉर्नफिल। नंबर 1 पे कौन आएगा, हॉर्नफिल, क्योंकि ये तो 5 किलोमीटर के आसपास बन जा रहा था, तो इसका प्रेशर कम है, तो फर्स्ट आ गया। ठीक है, इससे बड़ा कौन होगा हॉर्नफिल से, बताओ। हॉर्नफिल से बड़ी होगी ग्रीन सिस्ट, जो कि 10 से 30 किलोमीटर के आसपास बन रही है, ग्रीन सिस्ट, ये वाला है ना, ग्रीन सिस्ट। उसके बाद कौन आएगा जी, उसके बाद आएगी जी आपकी ब्लू सिस्ट, ब्लू सिस्ट की और बड़ी रेंज है, फिर आएगी ब्लू सिस्ट, है ना, और लास्ट में आएगा आपको इक्लोगाइट, जो रेजीम में सबसे आखिरी में आता है। तो यही आपको देखना था, कौन सी प्रेशर रेजीम में कौन फिट बैठता है। ठीक है, बस इसको आप अब इरेज कर दीजिए। नीचे भी आपको ये चीज मेंशन दी होगी कि कहाँ कौन बनेगा। यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट भी मेंशन है, 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है जियोथर्मल, जो मैंने बताया था आपको, है ना। और यहाँ पे सारा बताया गया है कि कौन कहाँ जाके जो है बन रहा है। जैसे देखो यहाँ मेंशन भी है आपको, ठीक है, जो फीचर्स मेंशन किए गए ना, उनको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है कि क्यों फीचर मेंशन हुए। ये देखो, another feature of the notice is the diagram are the many dashed line, the yellow, green and the blue dashed line represent the geothermal gradient, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है विद द एनवायरनमेंट। रिकॉल दैट द जियोथर्मल ग्रेडियंट डिस्क्राइब how rapid temperature increase with depth in the earth. In most areas, the green dashed line, the rate of increase of temperature. ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है, जियोथर्मल ग्रेडियंट का 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 30 दिया हुआ है, कोई बात नहीं। In other words, if you go to 1000 meter doing into a mine, the temperature will be roughly 30 degrees Celsius warmer than the average temperature of the surface. The volcanic areas, yellow dashed line, the geothermal gradient is most likely 40 to 50. So temperature rise much faster than you go down. Also subduction zone, blue dashed line जो दिया, cold ocean lithosphere keeps temperature low, so the gradient is typically this much. उसके बाद मेंशन किया गया, the yellow and the green blue dashed line show the metamorphism phases you will encounter from rock. Give depth in the particular environment. A depth of 15 kilometer in a volcanic region fall in the amphibolite species. 15 किलोमीटर तक amphibolite region है. Under more typical condition, this is the green cyst species and the subduction zone in the blue cyst species. तो सब मेंशन किया गया है यहाँ पे कि कौन किस रेंज में फॉल करता है। यही सवाल आपसे किया गया था एग्जाम में कि भाई इनको अरेंज कर दो, ठीक है, इनको अरेंज कर दो कि कौन कहाँ आएगा। ठीक है, बस उससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। यहाँ मेंशन भी किया गया कि कौन कब बनता है, कितने टेम्परेचर पे, क्लोराइड कितने पे, मस्कोवाइट कितने पे, बायोटाइट कितने पे। तो ये टेम्परेचर के साथ इनका वेरिएशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, कि कितने कितने टेम्परेचर पे बनेगा। हालांकि उसने पूछा प्रेशर पे, बट वी हैव रिटन इन ऑल एज मच एज डिटेल पॉसिबल, सो दैट आप लोगों को ये पता चल सके, है ना, कि कौन कहाँ बनता है। बट हम क्वेश्चन पे जाते हैं, क्योंकि लॉजिक तो हमें समझ में आ गया है कि हमें देखना है किस रेजीम के प्रेशर में कौन बनता है। तो इसने सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछा था, बिल्कुल मतलब दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था क्या, कि हमें आप रेजीम बता दो, बस कौन सी रेजीम में कौन बनता है। तो अरेंज द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक फीसिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेशर। अब एक बात बताओ, अगर हाइट के साथ प्रेशर बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में भी अरेंजमेंट माना जाएगा, क्योंकि हाइट के साथ प्रेशर बढ़ता है। हाँ, डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है नीचे भी, है ना। तो बस फिर मुझे क्या अरेंज करना है, सबसे पहले कौन आया, किसका नाम आया था, सबसे पहले आया था हॉर्नफेल का, तो सबसे पहले तो सी होगा, तो एक ही ऑप्शन है देखो सी इसमें। उसके बाद नाम आया था ग्रीन सिस्ट का, और उसके बाद नाम आया था आपके ब्लू सिस्ट का, ठीक है, और फिर नाम आया था इक्लोगाइट का। तो करेक्ट आंसर जो गाइज हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। ये ऑर्डर आपका एकदम फिट बैठेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेशर रेजिम में ये कैसे बन रहे हैं। क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है।
बाकी आप इसको पढ़ोगे तो यू विल गेट द नॉलेज कि कैसे अरेंज हुआ है, बट लॉजिक यहाँ पे यही है, एज वी गो डाउन द प्रेशर इंक्रीज देन अरेंज की कौन सी रॉक पहले बनेगी, लो प्रेशर में कौन सी हाई में बनेगी। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर? जल्दी बताओ। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे।